हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज है और आज मैं यूट्यूब पर अपने नीट की जर्नी शेयर करने आया हूँ। तो मैंने नीट का पेपर 6 बार दिया है। 2017 में मेरे 157 मार्क्स आए थे, 2018 में 159, 2019 में मेरे आए थे 367, 2020 में भी 367 ही आए थे, 2021 में 575 आए थे और अभी 17 जुलाई को मैंने 2022 में पेपर दिया है और जिसका रिज़ल्ट 7 सितंबर को आएगा। तो अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ और मैंने कोई ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन नहीं की थी। और मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2015 से, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था। और 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने अपने एक लोकल कॉलेज में जॉइन किया था जो हमारे घर के ही पास है। और हमारे यहाँ 11th और 12th को +2 फर्स्ट ईयर और +2 सेकंड ईयर बोलते हैं। तो जब मैं +2 फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने अपने एक लोकल कोचिंग में जॉइन की थी और मेरे सारे दोस्त बाहर प्राइवेट कॉलेज में +2 जॉइन करने गए और कुछ दोस्त मेरे यहाँ अपने कॉलेज में जॉइन किया। तो यहाँ पर जब हम उड़िया मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो इतनी मोटी मोटी कल्याणी पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अपने टीचर्स के नोट्स पर ही डिपेंड करते हैं और जो भी टीचर्स बोलते हैं उसी को ही सुनना पड़ता है, क्योंकि खुद जब किताब पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ नहीं आता था। फिर भी मतलब हमारे उस कोचिंग में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन या उसके रिलेटेड कोई भी बातें नहीं होती थी, सिर्फ होती थी हम बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाएँ। तो वही हमारा गोल था। तो ऐसे हमारा 11th क्लास चलता गया। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि जब हम 10th में होते हैं हमको सब चीज़ें समझ में आती हैं, सब क्वेश्चंस हमारी किताबों से आती है, पर 11th एंड 12th में हम एक सिलेबस करके एक देते थे कुछ पेज का। वहाँ पर मतलब ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं होता था किस किताब से आएगा, बस ये सिलेबस से इसी से आएगा। तो और बस इंग्लिश और उड़िया के लिए टेक्स्ट बुक्स होती थी और बाकी के लिए आप कोई भी टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते थे। तो इसके ऐसे ही हमारा 11th क्लास चलता गया। और जो हमें मतलब वैसे ही हमारा 11th क्लास ख़त्म हो गया था। यहाँ पर ट्यूशन में और कॉलेज में कहीं पर भी सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं किया जाता था। बस 4-5 चैप्टर पढ़ाए जाते थे, जो इसका लिंक 12th या +2 सेकंड ईयर से लिंक होता था, भाई उसी चैप्टर हम लोग पढ़ते रहते थे। पर मैंने कोशिश की कि मैं सारे चैप्टर पढ़ सकूँ, पर मेरी स्टडी की अप्रोच बहुत गलत थी। मैं पहले सिर्फ जैसे हमारे ट्यूशन में पढ़ाते थे, मैं सीधा थ्योरी को पहले पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर हमें थ्योरी समझ आए तभी जाके हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या कोई सी और टाइप के एनालिटिक क्वेश्चन हो तब हम सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे ही जब हम 12th में आए तो मुझे मतलब क्योंकि यहाँ पर सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्यूशन छोड़ देता हूँ तो और सेपरेट ट्यूशन जाने की कोशिश करता हूँ। तो 12th क्लास में मैंने और मेरे दोस्त ने सेपरेट ट्यूशन्स जॉइन की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की सेपरेट ट्यूशन और इंग्लिश और उड़िया के लिए हम अपने कॉलेज में ही जाते थे और वहाँ के सारे क्लास अटेंड करते थे। पर 12th क्लास में क्या हुआ, जिस दिन मैंने ये सारे सेपरेट कोचिंग्स जॉइन की उसी के कुछ दिन बाद हमारे ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो गई थी। तो जब हम रिक्शों में उनको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी। उनको टीबी हो गया था, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मुझे हमेशा से ये गिल्ट फील हुआ कि अगर हमको कुछ मेडिकल रिलेटेड कुछ भी हम हेल्प कर सकते थे तो शायद हम उस दिन उनको बचा सकते थे और वो कुछ और साल ज़िंदा रह सकते थे। पर वो हम नहीं कर पाए। तो ऐसे ही उसके बाद हमने अपना 12th कंटिन्यू किया। और जब हम सेपरेट कोचिंग जाने लगे तो हमको सब्जेक्ट समझ में तो आता था, पर हम तब भी कोई किसी नीट या किसी एंट्रेंस के बारे में कुछ भी ओरिएंटेड नहीं थे, हम सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही पढ़ते थे। तो ऐसे करके हमारे 12th के एग्ज़ाम आ गए और 12th का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया। और हमारे 12th के एग्ज़ाम के बीच जो 2017 में हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया था, तो उसका एग्ज़ाम थोड़ी देर बाद हुआ और वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे थे। पर फिर भी मतलब कैसे भी दिमाग को समझा के हमने वो टेस्ट दिया और हमारे 12th में 79.5% मार्क्स आए, जो CHSE में अच्छे मार्क्स बोले जाते हैं। तो फिर और जो सब मेरे दोस्त बाहर पढ़ते थे प्राइवेट कॉलेज में या भुवनेश्वर में पढ़ते थे, मतलब उनके भी कुछ नंबर कुछ खास अच्छे नहीं आए। पर मुझे बस इस चीज़ का मतलब कॉन्फिडेंस लगा कि आप बाहर पढ़ें या घर में पढ़ें, बस अगर आप फ़ोकस होकर पढ़ते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। पर 12th के बाद मैंने सोच लिया कि अभी तो बाहर जाके पढ़ना ही है, क्योंकि आपको एक्सपोज़र नहीं मिलता। वो बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट लेते हैं, वहाँ के बोर्ड्स के लिए भी 10-10 मॉक टेस्ट लेते हैं वीक में और उसके बाद सेपरेट डाउट क्लियर करते हैं और बोलते हैं कि हमें तो एंट्रेंस के लिए भी पढ़ाया जाता था। तो हमको तो उस टाइम पता भी नहीं था कि ऐसे सब एंट्रेंस वगैरह होते हैं। तो हमने सोचा अब तो 11th-12th अपने टाउन में कर लिया, तो ग्रेजुएशन के लिए और बीएससी करने के लिए हम बाहर जाएँगे। पर जब हमने काउंसलिंग में अप्लाई किया बीएससी के लिए, तो हमको पता चला कि काउंसलिंग में बीएससी करने के लिए जो भी बड़े कॉलेज है स्टेट के, बीजेपी हो गया या रेवेन्सा हो गया, वहाँ पर कट ऑफ 90% जाती है। पर मैंने सोचा कि पर CHSE में तो 90% से 35 बच्चों के आए हैं इस साल 2017 में, तो इतने सारे सीट्स कैसे फिलअप हो गए। तो पता चला कि बोर्ड्स कोई भी हो, CHSE हो, CBSE हो, परसेंटेज सबके लिए सेम होता है। तो जो भी CBSE और किसी और बोर्ड्स के बच्चे हैं, वहाँ पर 90% वालों के नंबर थोड़े ज़्यादा थे, तो वो सारे कॉलेज फिलअप हो गए। और क्योंकि मुझे काउंसलिंग का कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने सिर्फ 5 कॉलेज भरे थे, मुझे लगता था मिल जाएगा। पर मुझे अपने ही टाउन का वही सेम कॉलेज मिला, जहाँ ऑटोनॉमस कॉलेज फुलवानी, जहाँ पर मैंने अपनी +2 पास की थी, वहीं पर ही मैंने अपना BSc फिज़िक्स ऑनर्स में जॉइन किया और सोचा कि अब जो मिल गया है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो
2017 में +2 पास करने के बाद मैंने अपना फ़र्स्ट फ़ोन ख़रीदा और तब इंटरनेट के बारे में मुझे पता चलने लगा। तो जब बीएससी का फर्स्ट ईयर चल रहा था तो हमने लेक्चर देखना शुरू किया कि मतलब हमारे फ़िज़िक्स ऑनर्स में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट थे। तो हमने मैथ के लेक्चर देखना शुरू किए क्योंकि हम 11th-12th में हमको मतलब मैथ के क्वेश्चन तो बनते थे, फ़ॉर्मूला भी याद करके हम क्वेश्चन करते थे, पर वो फ़ील नहीं आता था। हम थ्योरी नहीं समझ पाते थे, कैसे बैकग्राउंड में ये सब मैकेनिज़्म मतलब कैसे ये फ़ॉर्मूला काम करता है और एप्लीकेशन वाले पार्ट कुछ समझ नहीं आते थे। तो हमको इंटरेस्ट आने लगा जब हमने मैथ के लेक्चर देखे। तो ऐसे ही फ़िज़िक्स के भी लेक्चर थे, पर उस टाइम में मतलब कोई भी टीचर नहीं था जो कंप्लीट चीज़ें पढ़ाता था। तो ऐसे ही करके जब 2018 में हमको एक लैपटॉप मिला कॉलेज की तरफ से। यहाँ पर जो भी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको एक लैपटॉप देते हैं और उस लैपटॉप पाने के बाद हमारी मतलब स्टोरी की कहानी ही पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और हमारे कॉलेज में मेरी मुलाकात एक भैया से हुई जो कोचिंग जाते थे 11th और 12th के टाइम में नीट के लिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोचिंग में क्या होता है। तो मैंने बोला कि आपने क्यों कोचिंग छोड़ दी? उन्होंने बोला कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो अब वो घर में बैठ के सेल्फ़ प्रिपरेशन करेंगे। तो उन्होंने समझाया कि सेल्फ़ प्रिपरेशन से भी बच्चे नीट क्लियर करते हैं और उन्होंने अपने मॉड्यूल वगैरह मुझे दिखाए कि ऐसे-ऐसे मॉड्यूल देते हैं कोचिंग में। तो तब भी मुझे उन पे कुछ ख़ास यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब बिना कोचिंग के कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही 2018 में मैंने फिर से पेपर दिया और मेरे मतलब मार्क्स में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया। 157 से 159 हुआ, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई तो की नहीं थी, बस ऐसे ही एग्ज़ाम देने के लिए मैं चला गया था टाउन में। तो 2018 का पेपर भी तब भी मेरा पूरा फ़ोकस अपने ग्रेजुएशन पे था। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करें कि अगर आपके पास एक ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो रहा हो और एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा हो, तो आपका ध्यान हमेशा ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में जाता है, क्योंकि मतलब आप 10 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाई करते हैं। इसलिए मेरा ग्रेजुएशन में मेरा ज़्यादातर फ़ोकस था और तब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर वगैरह में हमारे 9.4, 9.3 ऐसे सीजीपीए आ रहे थे। तो मतलब हम सोचते थे कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पर जब हम इंटरनेट को और एक्सप्लोर किया तो पता चला कि मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं जो नीट के लिए पढ़ाते हैं और अगर आपके मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ऑफ़लाइन कोचिंग, तब भी वो मतलब ऑनलाइन आप उनके टेस्ट दे सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक चैनल मैंने बायोमेंटर्स करके एक यूट्यूब चैनल से मैंने लेक्चर देखना शुरू किया। तब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया था बीएससी का और सेकंड ईयर से जब भी मैं कॉलेज से लौटता था तो मैं बायोलॉजी के लेक्चर देखना शुरू करता था और बायोलॉजी के लेक्चर देखता था और उनके ऐप पे क्वेश्चन सॉल्व करता था। और जो भी टेस्ट होते थे, मैं मतलब टेस्ट तो कभी कोई भी टेस्ट मिस नहीं करता था, पर उनका कभी एनालिसिस वगैरह नहीं करता था। जो भी सर नोट्स लिखवाते थे क्लास में, मैं सारे वो नोट्स लिखता था और उनको ही पढ़ता था। और मतलब मुझे लगता था कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन नोट्स से ही आएँगे, तो मैं नोट्स पढ़ के ही सीधा एग्ज़ाम चला जाता था। ऐसे कुछ मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देना, ऐसा कोई भी हैबिट नहीं था। ऐसे ही करके 2019 में जो पेपर दिया था तो मेरे 367 मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स तो ऑलमोस्ट डबल हो गए, क्योंकि इस बार मैंने बायोलॉजी थोड़ा पढ़ के दिया था और फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री में तो मतलब कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा था, पर मैंने इस बार पढ़ के दिया था तो इसलिए मेरे 367 मार्क्स आए। तो मुझे कॉन्फिडेंस लगा, नहीं मैं घर में पढ़ के भी डॉक्टर बन सकता हूँ। और अपने बारे में एक और चीज़ है कि हमारे बाबा का एक दुकान है, चाय की दुकान, जो हॉस्पिटल के सामने है। तो मैंने हमेशा बचपन से देखा है डॉक्टर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और मतलब उनको अपने एरिया में वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको सब रिस्पेक्ट देते हैं। वो किसी भी चीज़ का जब आप तुमको मतलब 5 मिनट में देख के बोल देते हैं कि तुमको क्या है, क्या नहीं है, वो सब। तो मतलब पर कभी भी मुझे ये यकीन नहीं होता था कि ये जो इतने ओल्ड डॉक्टर हैं, ये भी 12th के पास एक नीट का एग्ज़ाम देके इतनी दूर पहुँचे हैं। तो पर अभी मुझे पता चल गया था कि नीट कैसे देना है। तो तब मैंने 2019 में मैंने जब बायोमेंटर्स को मैंने फिर से जॉइन किया और इस बार मैंने सारे टॉपर्स के वीडियो देखे और बोल रहे थे जो किताबें लानी है, और बहुत सारी किताबों के जैसे एन अवस्थी, एम.एस. चौहान, डी मुखर्जी, एच.सी. वर्मा, ऐसे सब किताबें बोला। तो मैंने बरहमपुर गया और वहाँ से एक सेकंड हैंड बुक स्टोर से ये सारी किताबें लेकर आया और इस बार मैंने लेक्चर ढंग से देखे सब कुछ। और मैंने सोचा कि मतलब ऐसे बीएससी के साथ-साथ अगर मैं दूँगा तो मेरा सारा ध्यान बीएससी पे रहता है। तो मैंने मतलब थर्ड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर मतलब जो सेकंड ईयर का बीच में मैंने बीएससी के बीच में कॉलेज जाना बंद कर दिया और मैंने सारा फोकस नीट को देना ठीक समझा। तो मैंने यूट्यूब से बायोमेंट्रिक्स से बायोलॉजी के सारे लेक्चर देखे और फिजिक्स गैलेक्सी करके एक चैनल था, वहाँ पर मैंने सारे फिजिक्स के लेक्चर देखे। और केमिस्ट्री के लिए मुझे यूट्यूब पे एक बंदा मिला था जिसने बोला कि वो तुमको कोटा के सारे लेक्चर दे सकता है, ऐसे कुछ बोला। तो मैंने उसको बोला कि मुझे केमिस्ट्री का लेक्चर चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज में अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा हो, तो मैं अपने स्पीड से उनको देख सकूँ। तो मैंने उससे केमिस्ट्री के लेक्चर लिए और अपने काम के साथ साथ मैंने वो दिन में लेक्चर देखना शुरू किया। मैं 3 या 4 बजे उठता था, क्योंकि जब हमारे बाबा की शॉप रहती थी चाय की दुकान, वो बाबा जल्दी उठते थे तो मैं भी उनके साथ ही साथ उठ जाता था और सुबह उठते ही मैं लेक्चर देखना शुरू करता था।
और 10 बजे तक लेक्चर देखने के बाद 2 घंटे शॉप में थोड़ा हेल्प कर देता था और आने के बाद फिर लेक्चर देखता था। पर ऐसे ही लेक्चर देखते और नोट्स बनाते-बनाते बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर सब्जेक्ट में मतलब 15-15 रजिस्टर भर जाते थे। तो ऐसे ही करके 2020 का एग्ज़ाम पास आ रहा था, तो मेरे पास सारे नोट्स तो थे, मेरे हर सब्जेक्ट में मैंने 15-15 नोट्स बनाए रखे थे। सब क्वेश्चन को मतलब कॉपी करके रखा था, और मतलब अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैंने यूट्यूब में कमेंट किया था, तो कमेंट में बहुत सारे आंसर फिज़िक्स गैलेक्सी में दे देते हैं, तो मैंने वो सब भी देखा। और मतलब तब भी मेरा ध्यान लेक्चर पे ही था, और लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाते थे उसी पे था। तो मतलब अलग से मैं कभी एनसीईआरटी मतलब ध्यान से नहीं पढ़ता था। मुझे लगता था कि सर जो नोट्स में क्लास में पढ़ाते हैं क्वेश्चन उसी से आता है। तो ऐसे ही जब 2020 का पेपर होने वाला था, तो कोविड आ गया और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने लगे, एक के बाद एक, मतलब कहीं 3 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। तो मतलब मैं सोचता था कि इससे अभी नेक्स्ट टाइम होने से पहले तो मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर ही लूँगा। तो ऐसे ही करते एग्ज़ाम और पास आते गया, पर एग्ज़ाम के जब 10 दिन के करीब आ गया था, तो हमारे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और वो कोविड का टाइम ऐसा था, कोई भी आपके मतलब घर के आस-पास भी नहीं आता था, कोई भी हेल्प करने नहीं आता था, सब दूर भागते थे। तो मैं अपने फैमिली में सब लोग डरे हुए थे, तो बाबा को बार-बार हॉस्पिटल लेना, घर लाना, तो मेडिसिन वगैरह, तो मतलब उसी चीज़ में पूरा खो गए थे। मतलब नीट वगैरह तो मतलब दिमाग से निकल ही गया था कि बस बाबा कैसे ठीक हो जाएँ। तो ऐसे ही 2020 का पेपर आने वाला था, तब ट्रांसपोर्टेशन चारों ओर बंद थी। तो हमने एक आदमी से मतलब पूछा कि हमें नीट का एग्ज़ाम देने जाना है, तो हमने एक कार का इंतज़ाम किया, और कार वाले ने मतलब बोल रहा था कि 5,000 लेगा, बस एग्ज़ाम सेंटर में जाएगा और वेट करेगा, और एग्ज़ाम के बाद लौट के आने में हेल्प करेगा। तो कैसे भी करके हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे, और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा 2020 का, तो मतलब मुझे पेपर ईज़ी लग रहा था। मैंने मतलब अगर आपने भी 2020 का पेपर देखा हो तो आपको ही पता चलेगा कि 2020 का पेपर काफ़ी आसान आया था। तो मैंने सॉल्व करना शुरू किया, और एग्ज़ाम टाइम में मुझे लग रहा था नहीं, शायद इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो एग्ज़ाम जब खत्म हुआ, मैंने घर में फ़ोन किया कि बोला हाँ, कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँगे शायद। तब जब मैंने घर में आके सारे पेपर आंसर की से चेक किया, तो मेरे कुछ 400 के समथिंग मार्क्स आ रहे थे। फिर भी मतलब मुझे गिल्ट फ़ील हो रहा था। मुझे लगा कि इस बार भी मैंने कोई रिवीजन नहीं किया, सिर्फ़ अभी भी लेक्चर्स पे ही डिपेंड करता रहा। और टेस्ट मतलब जो मेजर टेस्ट होते थे 720 वाले, वो बहुत कम होते थे। मतलब एग्ज़ाम से पहले ही 3-4 टेस्ट होते थे, और बाकी साल भर बस 300 मार्क्स के 2 टेस्ट होते, 300-300 मार्क्स के टेस्ट होते थे। एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को। मैं वो सब टेस्ट देता था, पर उनके एनालिसिस में ज़्यादा टाइम नहीं देता था, और मेरे 3 घंटे बैठने की आदत भी बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम हो रहे थे। पर मुझे घर में बोलने से गिल्ट फ़ील हो रहा था कि मेरे इस बार भी 367 और 367 एग्ज़ैक्ट मार्क्स आए हैं। और पापा को भी और ज़्यादा गिल्ट होने लगा कि वो सोच रहे थे कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, इसीलिए बेटे का पेपर ख़राब हो गया। पर इस बार मैंने सोचा कि मतलब जो हो गया, तो मैंने अपने घर में बोला कि मेरे 400 समथिंग मार्क्स आए हैं, और मेरे पिछली बार से भी मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं फिर से एक पेपर नीट का देना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी हाँ बोला, और मैंने 2021 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। तो और मैंने फिर से बायोमेट्रिक्स जॉइन किया, उनके टेस्ट देता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, डीपीपी सॉल्व करता था। पर मैंने 2020 में के पेपर को इस बार एनालाइज़ किया, और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने अपने एनसीईआरटी में ढूँढा, और मुझे पता चला फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी तो आपको पता है एनसीईआरटी से आता है। मैंने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखे, कौन से कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको यकीन नहीं होगा, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो तब मैंने एनसीईआरटी को और भी सीरियसली लेना शुरू किया। मैंने उसके सारे एग्जाम्पल और सारे जो भी एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज तो पूरा सॉल्व नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी नहीं थे और टाइम भी नहीं होता था। तो मैं पहले उनके आंसर्स पढ़ लेता था सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरह, फिर उनको बाद में सॉल्व करता था। तो ऐसे ही करके इस बार 2021 के पेपर के पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, और एक्सरसाइज और डीपीपी वगैरह सब किया, और अपने जो नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे थे, मैंने उनको रिवाइज़ करना शुरू किया, क्योंकि मैं फिर से कोई लेक्चर नहीं देखता था, पर मैंने अपने नोट्स को रिवाइज़ करना शुरू किया। और जब 2021 का पेपर में 3 महीने बाकी था, तो मैंने सोचा कि मुझे मतलब लेक्चर देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैंने फिजिक्स वाला का एक क्रैश कोर्स रीलॉन्च करके एक कोर्स आया था, तो मैंने वो जॉइन किया, जिसमें वो बोलते थे कि 3 महीने में वो तुम्हारा पूरा रिवाइज़ करेंगे। तो मैंने एमआर सर के जो लेक्चर देखना शुरू किया, और फिजिक्स के मैंने सारे शॉर्ट नोट बनाए, और मतलब मुझे रिवाइज़ होना फ़ील होना चाहिए था। और मैंने तरुण सर के बायोलॉजी लेक्चर फिर से देखे, और उनमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता, बस एनसीईआरटी को ही पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैंने वो सब पढ़ने के बाद मुझे इस बार और कॉन्फिडेंस लगा। पर वो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो मेरे 2021 के एग्ज़ाम और 20 के एग्ज़ाम में जो मेरे 200 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ, सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो मतलब वीकली 720 मार्क्स का टेस्ट करते थे। तो 3 महीने में मैं हर वीक एक टेस्ट देता था, और टेस्ट के बाद उसका पूरा एनालिसिस करता था, और जो मिस्टेक हुई तो मतलब 2 दिन बाद उनको रिवाइज़ करता था। पर मैं सारे टेस्ट नहीं दे पाया, और मतलब फुल सिलेबस टेस्ट देने से मैं फिर भी डरता था, और जब भी कोई पार्ट सिलेबस टेस्ट होता था मैं देता था, उसके एनालिसिस भी करता था, पर फुल सिलेबस में अभी मुझे डर लगता था। तो ऐसे ही करके 2021 का एग्ज़ाम पास आ गया, और इस बार तो मतलब कोई पोस्टपोन ऐसा कोई भी मतलब फालतू की चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता था, और जाके 2021 में एग्ज़ाम दिया। और 2021 में एक चीज़ और अच्छी हुई कि एग्ज़ाम का सेंटर मेरे ही टाउन में पड़ा था, तो मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। तो जब मैं एग्ज़ाम से लौटा, तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते टाइम मुझे फ़ील हुआ कि शायद हो जाएगा इस बार, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे। जब घर आके मैंने चेक किया, मतलब फिजिक्स वाला लाइव सॉल्व करते हैं यूट्यूब में पेपर, तो उससे जब मैंने अपना टैली किया उसी रात, तो मेरे 575 मार्क्स बन रहे थे।
मार्क्स तो बढ़े थे, पर क्योंकि अब देखते हैं कि 2020 के बाद से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने लगा था, तो अगर 600 मार्क्स नहीं आते तब आप सेफ जोन में नहीं है। उड़ीसा में भी जो 2021 का कट ऑफ था वो 595 था, पर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ क्योंकि इस बार मैंने सारे टेस्ट भी दिए थे और मैं मतलब 10 मार्क्स के लिए मेरा सिलेक्शन होने से रुक रहा था। पर फिर भी मतलब एग्ज़ाम के बाद मैंने मतलब पढ़ाई थोड़े दिन के लिए बंद कर दी थी और मैं यूट्यूब देखने लगा था, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि इस बार उड़ीसा में नए कॉलेज खुल रहे हैं और जो बच्चे मतलब गवर्नमेंट स्कूल से 11th 12th और 10th पास किए हैं उनको इस बार रिजर्वेशन देंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इस बार हो जाए 2021 में मेरा, तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया और ऐसे ही करके काउंसलिंग क्योंकि बहुत लेट हुई तो मैंने 5 महीने पढ़ाई से पूरा दूर रहा। मैंने एक बार भी अपने नोट्स को टच भी नहीं किया और मतलब बस नॉवेल्स पढ़ता था और यूट्यूब वगैरह में बिज़ी रहता था। तो ऐसे ही करके जब 5 महीने बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और कट ऑफ 585 पे आके रुक गया है, तब मैंने सोचा कि आइदर मैं 4 महीने में किसी और कोर्स ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे बोल रहे थे सब लोग क्यों इतनी बार ड्रॉप ले रहे हो, तुमको मतलब तुम चाहो तो वेटनरी ज्वाइन कर लो या कुछ और ज्वाइन कर लो, पर नहीं मान रहा था। मैंने सोचा कि आइदर मैं 4 महीने जाके किसी और कोर्स ज्वाइन करके उसके बाद फिर से मैं जैसे बीएससी के टाइम में मैं सोचता था कि बीएससी भी कर लूँ, नीट भी कर लूँ, और वैसे ही भी उसी सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए कि किसी और कोर्स भी कर रहा हूँ फिर भी मेरा ध्यान तो नीट पे ही रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा अभी 4 महीने बचे हैं, अब सब छोड़ के मैं फिर से नीट की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने 5 महीने तक कुछ नहीं पढ़ा तो शायद मैं सब कुछ भूल गया हूँ। फिर पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि 2021 के पेपर से पहले मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ किया। मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया था, मैंने लेक्चर देखना तो पूरा बंद कर दिया था, पर मैं क्वेश्चन जो लेक्चर का पीडीएफ ओपन करता था, लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करता था। और इस बार जो 2022 में मैंने जो यकीन का बैच ज्वाइन किया, जो बहुत सारे बच्चे आगे हो रहे थे, तो जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया मेरे वही 530 540 ही बन रहे थे, और मैंने फिजिक्स वाला के किसी भी टेस्ट में 2022 में भी मेरे 600 के ऊपर नहीं जा रहे थे, 580 590 में ही अटक जाते थे। पर मैंने इस बार मिस्टेक बुक एक बनाई, उसमें सारे मिस्टेक लिखे थे डेट वाइज, और उनको बार बार मैं रिवाइज़ करता था। और जो मैंने 15-15 रजिस्टर भर रखे थे उनको मतलब मैंने तो उनको छुआ ही नहीं 2022 में। मैंने सिर्फ एक शॉर्ट नोट बनाया था, मैंने 3 शॉर्ट नोट बनाए थे, एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, और एक मिस्टेक बुक बनाया था। इन 4 नोटबुक को ही मैं बार बार रिवाइज़ करता था, और इन नोट्स बुक में मैंने एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। शॉर्ट फॉर्म मतलब अगर मैं 100 क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहा हूँ, मैं वो 100 क्वेश्चन अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, मैं उन 100 क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ढूंढता था, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, मैं उनको एनसीईआरटी में ढूंढता था और देखता था एनसीईआरटी के कौन कौन से चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं, या क्या ये एक्सरसाइज से है, क्या ये कॉन्सेप्ट सॉल्व एग्जाम्पल में है, क्या ये टेक्स्ट एग्जाम्पल में है। मैं वो सारे कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट में लिखता था। अगर मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे शॉर्ट नोट में 100 पॉइंट होते थे। तो ऐसे ही करके मेरे सारे चैप्टर, मेरे 30 रुपये के नोटबुक में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, और ऐसे ही मतलब वो 4 नोटबुक में ही मैंने सारा रिवाइज़ किया। और 2022 का पेपर भी मेरे अपने ही सेम टर्म में होना था। और मज़े की बात ये थी, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा, ये वो सेम कॉलेज था जिससे मैंने अपने +2 पास किया था, वही सेम रूम में जहाँ से मेरी +2 की जर्नी शुरू हुई थी, 11th की जर्नी शुरू हुई थी, उसी सेम रूम में मेरा नीट का पेपर हुआ। और मतलब पता ही नहीं चला ये 3 घंटे कब चले गए, कब शुरू हुआ। और जब मैंने बायो का पेपर सॉल्व करना शुरू किया, मुझे 1 घंटा जैसे मुझे हमेशा लगता था वैसे ही लगे। मैं अब ये बात फिर से बोल देता हूँ कि सब बोलते हैं कि उनका बायो 35 मिनट में हो जाता है, 45 मिनट में हो जाता है, पर जब भी मैंने फिजिक्स वाला के टेस्ट दिए हैं मुझे हमेशा बायो में 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि मैं स्टेटमेंट को बार बार पढ़ता था, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि जब कोई क्वेश्चन सबसे ईजी होता है ना, उसी में ही सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे 1 घंटा लग जाता था। तो असली एग्जाम में भी मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगा, तो मुझे कोई डर नहीं लगा कि मुझे तो हमेशा 1 घंटा लगता है, क्योंकि इस बार 20 मिनट ज़्यादा मिले थे और केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने केमिस्ट्री 40 मिनट में निपटा दी। और उसके बाद मैंने फिजिक्स सॉल्व करना शुरू किया, और इस बार क्योंकि फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आया था, तो एग्ज़ाम एंड होते होते मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ गया था कि इस बार तो हो ही जाएगा। तो एग्ज़ाम का पेपर जब ख़त्म हुआ तो 15 मिनट और भी बचे थे मेरे पास, तो मैंने ओएमआर को बार बार चेक किया, कहीं पर भी मैंने गोला भरना छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैंने 3 क्वेश्चन जो मैंने डाउट बोल के रखे थे और उनको सॉल्व भी किया था, पर एग्ज़ाम में मैंने वो 3 क्वेश्चन गोला भरना छोड़ दिया था। पर घर में जब ओएमआर शीट का स्कैन कॉपी 2021 में आया तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मैं वो 3 गोले भर देता तो मैं पिछली बार कॉलेज में पहुँच जाता। और पर इस बार मैंने वो गलती नहीं की, मैंने बार बार अपने ओएमआर शीट को चेक किया था, कोई गोला छूटा तो नहीं, और मैंने 200 में से 180 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। और घर आने के बाद फिजिक्स वाले में लाइव पेपर सॉल्व होता था, और मैं और अपने भाई को साथ में बिठा के और एनसीईआरटी खोल के सारे क्वेश्चन चेक किए, और देखें मेरा कितना नेगेटिव होता है। जब मैंने गिनना शुरू किया मेरे 17 क्वेश्चन नेगेटिव हुए। मेरे फिजिक्स में 6 क्वेश्चन गलत हुए, वो सारी सिली मिस्टेक्स थी। 3 क्वेश्चन जेन्युइन मिस्टेक थी, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब, और बाकी 3 सिली मिस्टेक थी। केमिस्ट्री में मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए,
और उनमें से 2 सिली मिस्टेक थी और एक जेन्युइन मिस्टेक थी। और बायोलॉजी में बॉटनी में तरुण सर के सारे डीपीपी मैंने कर रखे थे, तो इसलिए मुझे बॉटनी सारे ईजी लगे। और बॉटनी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मेरी जेन्युइन गलती थी और दूसरी वो एनाटॉमी वाला क्वेश्चन जिसमें सर बोल रहे थे बोनस है, पर असली जब आंसर किया आया मैंने चेक किया वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और जूलॉजी में मेरे 7 क्वेश्चन गलत थे और वो स्पर्मेशन वाला क्वेश्चन मेरा सही हो गया। तो इसे टोटल मिला के मेरे 17 क्वेश्चन नेगेटिव हुए, तो 85 मार्क्स कम करने के बाद तो मेरे अभी 635 मार्क्स बन रहे हैं और 7 सितंबर को मेरा रिजल्ट आना बाकी है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे कोई एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और जो मैंने इतनी सालों की जो मेहनत की है, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में ना मैं किसी गाँव में गया, ना किसी के मैरिज फंक्शन में गया, मतलब इन 5 सालों में मैं अपने टाउन से बाहर गया ही नहीं। बस जब भी नीट का पेपर होता था तब मैं जाता था और इसके लिए मैंने अपना ग्रेजुएशन बीच में सेक्रीफाइस किया और मोबाइल वगैरह छोड़ दिया। रोज़ 3 बजे उठना और फ्लिप ऐप पे बार-बार ट्रैक करना कि कितना घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा ब्रेक लेने लगा हूँ, किस ऐप में ज़्यादा टाइम देने लगा हूँ, यूट्यूब में एडिक्शन कैसे कम करना है। तो ऐसे ही सारे बैटल को पार करते-करते इस बार मैंने अपना नीट का पेपर दिया। अब नीट का पेपर ख़त्म हो चुका है, तो और मैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपने मेरी स्टोरी से कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। ड्रॉप्स और इसके लिए मैं प्राउड नहीं हूँ कि मुझे 6 ड्रॉप लेने पड़े। क्या मुझे ये रिग्रेट है कि अगर मैं कोई और डिसीजन लेता तो मैं एग्ज़ाम जल्दी क्लियर कर पाता? हाँ, मुझे रिग्रेट है कि अगर मैं किसी से पैसे माँग के कोई ऑफलाइन कोचिंग जॉइन कर लेता जहाँ पढ़ाई का ज़्यादा माहौल होता है, पर वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा होता था और एमबीबीएस में खुद में ही बहुत खर्चा होने वाला है। तो इसलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग तो अफोर्ड नहीं कर पाया। पर ऑनलाइन में जो भी मुझे कंटेंट मिला, जब भी मैंने कुछ सर्च किया है, जब भी मैंने कुछ हेल्प माँगा है, तो मुझे हमेशा वो हेल्प मिली है। मुझे घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है। और जो 4 महीने में 2022 में प्रिपरेशन किया, उस टाइम में मैं शॉप में जाके हेल्प नहीं कर पाता था, तो मेरे छोटे भाई ने भी मेरे बहुत हेल्प की। वो उस टाइम शॉप में हेल्प करता था क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम पढ़ सकूँ। और उसके बाद मेरे घर वालों हमारे घर क्योंकि 3 कमरों का है, तो वहाँ पर हमेशा नॉइज़ होता है, तो मेरी ग्रैंडमदर भी बाहर जाके बैठती थी ताकि घर में कुछ साइलेंस बना रहे। और क्योंकि 2020 में जो मुझे लैपटॉप मिला था कॉलेज का, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने अपने कज़न के शॉप से एक मोबाइल ख़रीदा जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसी से ही मैं दिन भर अपने सारे लेक्चर, फिजिक्स वाला के लेक्चर देखता था और वहाँ के टेस्ट सॉल्व करता था क्योंकि लैपटॉप ख़राब हो गया था। और वो उस मोबाइल के मैंने सारे पैसे नहीं दिए, पर मैं जल्दी ही उसको दे दूँगा। पर इस मोबाइल ने भी मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की और इंटरनेट तो सबसे बड़ा हेल्प था ही। मैं सोचता हूँ अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो मैं अभी भी अपने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर रहा होता और उसके बाद किसी और एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होता और मेरा डॉक्टर बनने का सपना डॉक्टर ही रह जाता। हमारा दुकान हॉस्पिटल के पास है, तो मैंने डॉक्टर्स को बहुत क्लोजली देखा है और उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी ली है और बहुत सारे टीचर्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है इस जर्नी में। तो मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जो भी मेरी फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने और इंटरनेट के सारे टीचर्स ने, यूट्यूब ने, और जियो ने और जिस सारी भी चीज़ों ने मेरी इतनी हेल्प की है नीट का सिलेक्शन दिलाने में, वो सारी चीज़ें आपकी भी मदद करें। और बस एक चीज़ याद रखिए, हमेशा वो चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके पास ज़्यादा है। अगर आप सोचते हैं कि कोई फलाना बच्चा जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो उसके पास सारे टीचर्स हैं, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग है वगैरह, तो आप वो सोचिए कि आप घर में रहते हैं, आपके पास मोबाइल है, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में पढ़ सकते हैं, आप 3 बजे उठ के पढ़ सकते हैं, आप रात देर तक पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको लाइट ऑफ करने नहीं बोलेगा। अब ये सोचिए कि आप ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा, अभी रिज़ल्ट के दिन मैं अपलोड करके बताऊँगा कि एग्जैक्ट रिज़ल्ट क्या आया है। और देखते हैं एग्जैक्ट 635 आते हैं नहीं, मैंने तो आंसर के अच्छे से चेक किया है। और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगा कि कैसे मोबाइल में मैं कैसे पढ़ता था और कैसे मैंने बहुत सारी ऐप्स यूज़ की जो मुझे बहुत हेल्प की। और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शुक्रिया।